अजीत पवार जो 41 सीट्स लेकर एक बड़े एनसीपी के तौर पे खड़े हुए हैं, इवन अपने चाचा से 3-4 गुना ज्यादा, शायद उनके चाचा को 10 के आसपास है, तो उनको उनके तरफ से क्या रिएक्शन, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कि 3 चेहरे सामने लाए गए थे। ठीक है, फडणवीस थे, एकनाथ शिंदे थे और एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार थे, मुख्यमंत्री का शायद उनका पहला अवसर होगा अगर उनको मिलता तो। ऐसी स्थिति में तीनों के बीच 32, 57 और 41 स्थिति थोड़ी कमजोर है इनकी गठबंधन दलों के बीच। फिर भी एक ख्वाहिश होती है लोग किसी नेता, राजनेता में तो खासकर ज्यादा होता है, और जब वो देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कुछ ना कुछ खेल चल रहा है, तो वहां उनकी स्थिति क्या, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन मैंने देखा नहीं है। अगर आपने देखा होगा और उनके बारे में कुछ उनसे कहीं सुना होगा, उनके नेताओं को, उनसे खुद, तो मैं जानना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। अजीत पवार, इनको पता है कि उनका कोई रोल इसमें नहीं है, और दो सांडों के बीच जो मारामारी चल रही है उसमें उनका कोई रोल नहीं है, ये उनको भली भांति पता है। उनके कार्यकर्ताओं ने एक बात जरूर की थी कि मतगणना से पहले अजीत पवार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा पोस्टर्स उन्होंने पुणे में लगाया था। लेकिन 41 सीटें अगर आपके पास है तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, क्योंकि बीजेपी के पास 132 सीटें हैं। तो ऐसे में बीजेपी का इतना बड़ा मन तो नहीं है कि फडणवीस को छोड़ के, एकनाथ शिंदे को छोड़ के अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ऐसी बात नहीं है, ये इनको भी पता है, इसलिए वो इस खेल में नहीं है। वो सिर्फ इस रस्साकशी में है कि उनके पास मलाईदार जो ये है मंत्रालय है वो कौन से मिलते हैं। तो जाहिर है कि अजीत पवार के लोग जो है, छगन भुजबल हो, दिलीप वलसे पाटिल हो, ये बड़े मंत्रालय जो है वो अपनाने या हथियाने के चक्कर में है। उसमें सहकारिता मंत्रालय सबसे बड़ा है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो पूरा कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो उस पर नजर उस सहकारिता मंत्रालय करता है, और ये सहकारिता मंत्रालय ही एनसीपी के जो पॉलिटिक्स है उसकी रीड है। तो ये पूरा जो चीजें हैं उसमें वो व्यस्त है, तो इसलिए चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए वो कोई उत्सुक नहीं है, और वैसा उन्होंने कोई बयानबाजी भी नहीं की है। लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से जरूर बयानबाजी हो रही है। एकनाथ शिंदे जब से मुख्यमंत्री पद पे आए हैं तब से बहुत धार्मिक बन गए, तांत्रिक विद्या बहुत ज्यादा करते हैं। हर अमावस के दिन वो अपने गांव में जाते हैं और वहां पे वो यज्ञ करते हैं। तो उनकी जो पत्नी है वो भी नासिक के नजदीक त्र्यंबकेश्वर है, वहां पे जाके यज्ञ के लिए वहां पे गई है। शायद उनको लगे कि कोई सेलेस्टियल सपोर्ट उनको मिले, कोई भगवान या फिर ऐसी कोई अद्भुत शक्ति का, ईश्वर की शक्ति का उनको सहायता मिले, ऐसा शायद उनको लग रहा है। तो वो गई है वहां पे। और एकनाथ शिंदे कहाँ पे ये अभी पता नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे कि वो दिल्ली में गए हैं, लेकिन आधिकारिक रूप में हमें कोई पता नहीं है। तो एकनाथ शिंदे का गुट पूरी तरह से भरसक प्रयास कर रहा है कि चीफ मिनिस्टरशिप उनको मिले। दूसरी तरफ बीजेपी के जो फडणवीस कैंप के नेता है वो बयान दे रहे हैं। एक प्रवीण दरेकर जो उनके नजदीकी नेता है, उन्होंने बयान दिया था कि चीफ मिनिस्टरशिप पद के लिए फडणवीस ही योग्य और लायक उम्मीदवार है। तो बयानबाजी चल रही है, लेकिन फैसला अंतिमतः नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनके हाथ में। अच्छा, इस बयानबाजी के दौर में हम तो बात कर रहे थे महायुक्ति के अंदर की बयानबाजी, उनके अंदर की नेताओं का क्या कहना है, उनके लोगों का, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके चाहने वालों का क्या कहना है। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि MVA महाविकास अघाड़ी भले ही सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है दूर दूर तक, बट मजा तो ले रहे होंगे, इस पूरे प्रकरण का मजा तो ले रहे होंगे। उनके भी काफी रिएक्शंस आ रहे होंगे, ठाकरे साहब के हो, उद्धव साहब के हो। उद्धव साहब का एक रिएक्शन में देख रहा था कि उसका मतलब यही था कि शिंदे विल ऑलवेज रिमेन अ क्रच, क्रचेज ही बने रहेंगे, यानी कि उकसाने, प्रोवोक करने की जो कोशिश है उस पर आपका रिएक्शंस क्या है? आपकी नजर में क्या आया, आपने क्या सुना? लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेता अभी तो मूक दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो हश्र उद्धव ठाकरे इनका हुआ था वही हश्र एकनाथ शिंदे इनका होने वाला है। और आगे जाके 2029 में ना अजित पवार रहेंगे ना एकनाथ शिंदे रहेंगे, उनको भली बात ही पता है। दूसरी तरफ इस चुनाव के जो परिणाम है उससे ये साबित हो गया कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे इनकी भी राजनीति अभी चलेगी नहीं, और 2029 में कुछ नए नेता जो है वो कमान संभालेंगे, ये अभी तय है। तो जाहिर है कि महाविकास आघाड़ी इसमें अभी नहीं जा रही है, क्योंकि उनको जो हार जिस
लेवल पे हार का उनको सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए वो कोई टिप्पणी करके और लोगों का जो आक्रोश है वो नहीं लेना चाहती। जाहिर है कि वो यही बात कर रहे हैं कि जो बैलेट पेपर पे होना चाहिए, जो पूरा जो चुनाव है वो बैलेट पेपर पे होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट सिरे से खारिज करके आ रहा है जब भी कोई ऐसी मांग उठ जाती है। तो ये इस मामले में भी कोई ज्यादा दम रहा नहीं है अभी कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। तो जाहिर है कि महाविकास आघाड़ी के नेता देख रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं घट रही है महायुति के गठबंधन में, और चीफ मिनिस्टर जब की बात जब आएगी तब वो बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन अभी जो है महाविकास आघाड़ी के बहुत बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए हैं, तो इसलिए महाविकास आघाड़ी के पास अभी उतनी ताकत नहीं है वो कुछ बोले। अच्छा, एक महाराष्ट्र के जाते जाते एक छोटा सा सवाल, महाराष्ट्र के पटल पे, राजनीतिक पटल पे एक चेहरा बड़े तेजी से उभरा था, राज ठाकरे। क्या उन्होंने संन्यास ले लिया, या वो भी आज की स्थिति में जगह खोज रहे हैं कि किस तरफ मूव करें? क्या लगता है आपको, कहाँ है राज ठाकरे? उनके भी कुछ रिएक्शंस आपने सुने? राज ठाकरे, इनका सिर्फ एक लफ्ज में उनका रिएक्शन आया था कि अविश्वसनीय। जो चुनाव परिणाम आए उसके बारे में सिर्फ उन्होंने एक लफ्ज में अपना जवाब दिया था, अविश्वसनीय। तो राज ठाकरे को बहुत बड़ा झटका इसमें लगा हुआ है, और उनके खुद के बेटे जो है उनको वो जितवा कर नहीं ला पाए। उनकी पार्टी की जो मान्यता है वो भी खतरे में आ गई है। तो ऐसे में राज ठाकरे की राजनीति खत्म होते ही नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने उनको नकारा है, एक तो वो बीजेपी के बी टीम करके वो आगे आए थे, और उसमें उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो वोटर्स हैं या उनके जो वोट्स हैं उसमें सेंध लगाने की, वो भी नहीं वो कर पाए। और बीजेपी जिस तरह से एक तरफा गई है, 90% उनका स्ट्राइक रेट रहा है, तो ये पूरे समीकरण जो है वो सारे बदल गए हैं। अब अगले चुनाव में सिर्फ दो ही पार्टियां रहेगी, एक तो बीजेपी या कांग्रेस, बाकी सारी जो रीजनल पार्टीज है वो खत्म होने के कगार पे आज तो दिख रही है। अगर ऐसे में राज ठाकरे अगर सबसे अच्छा ये होता है किसी भी राजनेता का, जब वो मतदाताओं में जाता है तभी उनकी पार्टी उठती है, जैसा राहुल गांधी ने किया। तो अगर वैसे कुछ करते हैं तब उनको कुछ लोगों में जाने का यानी उम्मीद रहे, उनकी लोगों से उनको वोट लेने की उम्मीद रहेगी। नहीं तो मुझे जो अभी पता चला है कि जिसके तहत अभी तुरंत मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी ने ये जो पूरा इनको जो मैंडेट मिला है उसको इनकैश करने के लिए तुरंत अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव घोषित किए जाएंगे, और महाराष्ट्र में तकरीबन 31 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है छोटे और बड़े, उसमें 11 बड़े कॉर्पोरेशन है, उनके चुनाव भी तुरंत लगाए जाएंगे, क्योंकि पिछले 2.5 साल से वहां पे चुनाव हुए नहीं। जिला पंचायत के भी चुनाव महाराष्ट्र में हुए नहीं। तो पूरा ये जो सारा मामला है पूरा वैक्यूम है जो स्थानिक पंचायत लेवल पे, तो वो भरने की कोशिश बीजेपी तुरंत करेगी। और उनको उम्मीद ये होगी कि जिस तरह से लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, शायद वैसा ही मैंडेट उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में मिले। अजय, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, और जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा, आपकी बातों से यही जाहिर हुआ कि महाराष्ट्र में सरकार, जिसको कहते हैं ना पूर्ण मुख्यमंत्री, दिसंबर के फर्स्ट वीक के पहले शायद महाराष्ट्र को हासिल ना हो। केयर टेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तब तक चलेंगे, और ये पहली बार, शायद पहली बार तो नहीं, पर महाराष्ट्र के लिए मैं कहूंगा कि इतने नंबर्स लाने के बाद एक दल, महायुति, इस निर्णय पे नहीं पहुंच पाया है कि कौन उनका होगा मुख्यमंत्री। शायद कभी कभी नंबर्स के गेम में भी फंस जाता है कोई, वही हाल शायद, फिर मैं कहूंगा शायद कहूंगा कि महायुति के साथ हुई है। 133, 57 और 41 के बीच शायद बड़े नेता केंद्र के भी पिस रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और दूसरी तरफ MVA इसका मजा ले रही है। भले ही सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, पर उपहास करने की स्थिति में तो आज की तारीख में नजर आ रही है। जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे, और धन्यवाद सुभाष जी।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।